नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी कहानी नमक का दरोगा की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ बिल्कुल, ये कहानी है ब्रिटिश राज के समय की। उस वक्त नमक पर टैक्स बहुत भारी था और उसकी तस्करी मतलब स्मगलिंग एक बड़ा चक्कर बन गया था। सही कहा। तो कहानी का जो केंद्र है वो है ईमानदारी और भ्रष्टाचार का सीधा टकराव। और हमारे पास कहानी का एक अच्छा खासा सारांश है, तो हम सिर्फ सतह पे नहीं रहेंगे, बल्कि इसके अंदर जो असल मतलब छिपे हैं ना, उन्हें कुरेदने की कोशिश करेंगे। हाँ, दो मुख्य किरदार हैं इसमें। एक तो मुंशी वंशीधर, जो एकदम ईमानदार सिद्धांत वाले नमक के दारोगा हैं। और दूसरे दूसरे हैं पंडित आलोपी दीन, बड़े अमीर रसूख वाले व्यापारी, और वो नमक की तस्करी में लिप्त हैं। यहीं से कहानी का जो मुख्य टेंशन है वो शुरू होता है। अच्छा, चलिए तो फिर इसे खोलते हैं जरा। वंशीधर एक गरीब परिवार से आते हैं। हाँ, और उनके पिता की सोच थोड़ी अलग है। वो उन्हें समझाते हैं कि देखो बेटा, सरकारी नौकरी में ऊपरी आय जरूरी है। ऊपरी आय यानी रिश्वत। बिल्कुल, मतलब ये उस समय की सामाजिक सोच को दिखाता है जहां शायद ईमानदारी को एक बोझ जैसा समझा जाता था। लेकिन वंशीधर अपने आदर्शों पर टिके रहते हैं। हाँ, और उन्हें नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल जाती है। और ये वो विभाग था जहां सच कहें तो ईमानदार बने रहना बहुत ही मुश्किल था। हाँ, दिलचस्प बात यही है कि उस दौर में नमक विभाग में भ्रष्टाचार मतलब बहुत फैला हुआ था। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। तो वंशीधर की पोस्टिंग ठीक इसी माहौल में होती है। बिल्कुल, और यहीं से मामला गर्माता है। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। एक रात वंशीधर ड्यूटी पर है और उन्हें पता चलता है पंडित आलोपी दीन की नमक तस्करी का गाड़ियां जा रही हैं। और वो फौरन कार्रवाई करते हैं। हाँ, तुरंत एक्शन। आलोपी दीन को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अब आलोपी दीन तो मानते थे कि पैसा ही सब कुछ है। वो कोशिश करते हैं वंशीधर को खरीदने की। पहले 100 रुपए। हाँ, फिर 1000 रुपए तक की पेशकश करते हैं, और उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। सोचिए, एक तरफ पिता की सलाह, घर की गरीबी का दबाव, और दूसरी तरफ अपने सिद्धांत। लेकिन वंशीधर वो टस से मस नहीं होते। बिल्कुल नहीं। और आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये दिखाता है कि उनका जो नैतिक बल था वो कितना मजबूत था। पर कहानियां एक मोड़ लेती है ना। थोड़ा निराशाजनक सा। हाँ, यहीं पर जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसका असली चेहरा सामने आता है। आलोपी दीन वो अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है। प्रशासन में, अदालत में, हर जगह उनकी पहुंच है। सब उनके पक्ष में गवाही देते हैं, वकील उनकी तरफदारी करते हैं। और नतीजा? नतीजा ये कि ईमानदार बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ओह, ये तो मतलब सच्चाई पर सत्ता भारी पड़ गई। हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं थी। ये उस वक्त के भ्रष्ट सिस्टम की जीत थी, जहां सच बोलने वाले को सजा मिलती थी। वंशीधर दुखी हैं, घर लौटते हैं, अपमानित महसूस करते हैं। लेकिन उन्हें अपने सही होने का यकीन तो रहता है। हाँ, वो यकीन बना रहता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं होते। यहाँ एक और बल्कि बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ आता है। बिल्कुल, आलोपी दीन जिन्होंने वंशीधर को नौकरी से निकलवाया, हाँ। वो वंशीधर की इस अटूट ईमानदारी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, उन्होंने शायद पहले कभी ऐसा आदमी देखा ही नहीं था जिसने इतने बड़े लालच को ठुकरा दिया हो। पैसे और सत्ता की ताकत तो उन्होंने देखी थी, पर ये नैतिक ताकत, ये उनके लिए नई थी। इसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। हाँ, शायद उन्हें एहसास हुआ कि जिस चीज को वो पैसे से नहीं खरीद सके, वो असल में सबसे ज्यादा कीमती है। उन्हें अपनी दौलत और रुतबे के सामने वंशीधर का जो चरित्र था वो ज्यादा ऊंचा लगा। तो फिर क्या होता है? पछतावा होता उन्हें, और वो खुद वंशीधर के पास जाते हैं। वंशीधर के घर? हाँ, और उन्हें एक प्रस्ताव देते हैं अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बनाने का। क्या बात है, ये तो मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और वो कहते भी हैं, यदि ऐसे आदमी को मैं अपने साथ ना रखूं तो फिर कौन। ये एक तरह से ईमानदारी की अंतिम जीत है। तो इस सब का मतलब क्या निकालें हम? कहानी का जो सार है वो क्या कहता है? देखिए, एक तो सीधा सा मतलब है कि ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर है, पर आखिर में आत्मसम्मान और सच्चा सम्मान दिलाता है। और ये भी कि जो सच्चे सिद्धांतों पर टिका रहता है ना, वो असल में हारता नहीं। समाज में चाहे कितना भी भ्रष्टाचार क्यों ना हो। हाँ, एक ईमानदार व्यक्ति की मिसाल उस अंधेरे में एक रोशनी की तरह होती है। ये दिखाता है कि पैसे और ताकत के सामने भी डटे रहकर बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ ईमानदारी की सीधी सीधी जीत है? जैसा आपने पहले इशारा किया था, इसमें कुछ और परतें भी हैं। बिल्कुल है। वंशीधर को सम्मान और पद मिला, ये सच है, पर मिला किससे? उसी व्यक्ति से जिसकी वजह से उनकी नौकरी गई थी। हाँ, ये तो है। और उसी व्यवस्था के अंदर जिसमें वो पहले एक तरह से नाकाम हुए थे। ये वाकई सोचने वाली बात है।
तो कहानी का जो मुख्य संदेश है वो सिर्फ ये नहीं कि ईमानदार रहो। नहीं, उसे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी दिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ एक निजी गुण नहीं है, बल्कि एक सक्रिय शक्ति है जिसमें दूसरों को बदलने की क्षमता हो सकते हैं, यहाँ तक कि अपने विरोधी को भी। हाँ बिल्कुल, वंशीधर हारकर भी जीत जाते हैं क्योंकि वो अपने उसूलों पर टिके रहे। पर कहानी ये सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या असल दुनिया में बदलाव हमेशा ऐसे ही आता है? आपका मतलब है कि क्या व्यवस्था को बदलने के लिए सिर्फ एक ईमानदार व्यक्ति काफी है या फिर पूरे सिस्टम में ही सुधार की जरूरत होती है? सही पकड़ा। आलूपीदीन का बदलना एक व्यक्तिगत बदलाव था, है ना? व्यवस्था का नहीं। कहानी ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या नैतिक जीत हमेशा व्यावहारिक जीत भी होती है? वंशीधर मैनेजर बन गए, पर क्या वो उस सिस्टम को बदल पाए जिसमें वो काम कर रहे थे? प्रेमचंद की ये कहानी सच में आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ अच्छे बुरे की लड़ाई नहीं है, बल्कि सिद्धांतों, सामाजिक दबावों और व्यक्तिगत बदलाव की एक काफी जटिल तस्वीर पेश करती है। हाँ, और शायद अंत में ये सवाल सबसे अहम रह जाता है। वंशीधर को अपनी ईमानदारी का इनाम उसी व्यवस्था के एक ताकतवर स्तंभ आलोपीदीन से मिला। तो क्या ये एक विडंबना है, या ये दिखाता है कि कभी-कभी बदलाव की उम्मीद वहीं से करनी पड़ती है जहां उसकी आशंका सबसे कम हो? बिल्कुल, ये हमें अपने समय के बारे में, अपने समाज के बारे में भी सोचने को कहता है। बहुत कुछ है इस छोटी सी कहानी में।